हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। सरफेस केमिस्ट्री में एक वीडियो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं कवर। दैट मीन्स हमें फेयर बिट आइडिया है कि सरफेस केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना और क्या क्या सारी चीज़ें टॉपिक कवर हो रही हैं इस चैप्टर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अराइज होता है नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री में कि ये होता ही क्यों है फर्स्ट प्लेस में। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस केमिस्ट्री के। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। वो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन होता है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जो आपको ऊपर लिंक दिख रहा है आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। इससे पहली वाली वीडियो है वो जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं आपको, और स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वीडियो, यही वो वीडियो है जिसमें आपको बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखने से पहले दूसरे वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखो, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगी। बिकॉज बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैंने वहाँ पर क्लियर कर रखे हैं और यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो जब बच्चों मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, किस तरीके से होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो बच्चों, हमारे पास सपोज करो एक सरफेस है जिस पे कोई चीज़ एडजॉर्ब हो रही है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, चीज़ें एडजॉर्ब होंगी। तो सपोज करो सरफेस पे चीज़ें एडजॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, तो होगा क्या, अगर इसको मैं जूम करके देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्या है कि कुछ पार्टिकल्स होंगे जो बॉडी के अंदर होंगे, बल्क के अंदर होंगे, और कुछ पार्टिकल्स होंगे बच्चों जो सरफेस पे होंगे, है ना। कुछ पार्टिकल्स जो होंगे जो सरफेस पे होंगे, दोनों में फ़र्क क्या है, यही रीज़न बनता है कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है कहीं पे। तो होता क्या बच्चों, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि पार्टिकल इनसाइड दी बॉडी, या बल्क बोल सकते हो, एंड पार्टिकल एट द सरफेस आर नॉट इन सेम एनवायरनमेंट। नॉट इन सेम एनवायरनमेंट का क्या मतलब है बच्चों? अगर मैं देखूंगा इस पार्टिकल को, तो इस पार्टिकल को चारों तरफ से किसी दूसरे पार्टिकल ने घेर रखा होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो सारा इक्वल तरीके से लगेगा इस पे, और ये क्या करेगा, जब बल के अंदर की हम बात करें तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बट अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ तो सरफेस पे तो खाली यहाँ पे लगेगा, है ना, और ऊपर की साइड से कुछ भी नहीं है, ऊपर की साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाटएवर। बट ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बल्क के अंदर यूनिफॉर्म होगा, बट सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उस पे नॉन यूनिफॉर्म होगा, हाँ या ना। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसमें और इसमें जो फोर्स का डिफरेंस आ जाता है उसको बच्चों क्या बोलते हो? अनबैलेंस्ड। उसको क्या बोलते हो? अनबैलेंस्ड या रेसिडुअल फोर्स। उसको क्या बोलते हो आप? अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल फोर्स। ठीक है, और यही रेसिडुअल फोर्स जो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से ये सरफेस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स को जनरेट करता है। क्या करता है? अट्रैक्टिव फोर्स को जनरेट करता है, और यही रीज़न बनता है एडजॉर्प्शन का। आई होप बच्चों आपको बेसिक समझ आया होगा कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है। एक तो ये थ्योरी है एडजॉर्प्शन की बच्चों। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, वो मैं बताता हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस रीज़न से रेसिडुअल फोर्स बनता है। उसके बाद जब वो फोर्स बनता है तो वही रीज़न बनता है आपका किस चीज़ का बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स का, जो सरफेस पे अलग होती है रादर देन बल्क। क्योंकि बल्क पे आप देख रहे हो सब पे सिमिलर फोर्स है, बैलेंस्ड आउट है।
तो ऊपर अगर आप देखोगे तो सरफेस पे, और ये किसी भी सरफेस पे हो सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसको आप रेसिडुअल फोर्स बोल रहे हो, और जो रीजन बनता है किस चीज़ के लिए, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, जिसको आप एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हो। ये तो हो गया एक चीज़ बच्चों। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना है। ये दो चीज़ अगर हमें अच्छे से समझ आती है तो हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा बच्चों क्या देखा गया है, ये हमेशा देखा गया है कि इन एडजॉर्प्शन एनर्जी रिलीज होती है। हमेशा एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी तो उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ या ना। अगर किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ या ना। और अगर बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। कैसे नेगेटिव होती है, बिकॉज सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट तो सिस्टम की बाहर चली गई, तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसकी एनर्जी कम हो गई, तो आप नेगेटिव साइन से शो करते हो। वहीं अगर एंडोथर्मिक होती तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, सिस्टम सराउंडिंग क्या होती है, तो उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ अंदर गई है ना, अंदर गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, तो इसलिए एंडोथर्मिक को आप पॉजिटिव से शो करते हो। तो मेरे को इतना कंफर्म हो गया कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि एडजॉर्प्शन इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होती है, दैट मीन्स किसी भी चीज़ का जब एडजॉर्प्शन होता है तो वो स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल होता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसको मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहा हूँ। अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच वैल्यू उसकी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप सबको ये फार्मूला पता होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज एंट्रोपी। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स आपको याद है 11th की, तो आपको ये फार्मूला ज़रूर पता होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों है समझने के लिए, कि डेल्टा जी की वैल्यू सिग्निफाई करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तीन चीज़ें हो सकती है, डेल्टा जी की वैल्यू या तो बच्चों ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, या तो लेस दैन ज़ीरो हो, या इक्वल्स टू ज़ीरो हो। अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो दैट मीन्स पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर लेस दैन ज़ीरो नेगेटिव हो तो रिएक्शन बच्चों क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो दैट मीन्स बच्चों ये इक्विलिब्रियम का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, जो नेचुरली अक्रिंग प्रोसेस होते हैं, जो रिएक्शन खुद से होते हैं, जिसके लिए बाहर से एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो कोई भी रिएक्शन अगर आप बोलते हो कि ये पॉसिबल है, फिजिबल है, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए रिएक्शन के पॉसिबल होने के लिए या फिजिबल होने के लिए, तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं किसी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को फिजिबल बनाना चाहता हूँ तो आई शुड कीप डेल्टा जी एज नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया है कि डेल्टा एस तो मेरा नेगेटिव है ही है। अब इसमें मेरे को माइनस करना है टी डेल्टा एस। अब ध्यान से सुनना, टेम्परेचर क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, हाँ या ना। टेम्परेचर आपका केल्विन में लेते हो हमेशा, तो केल्विन में हमेशा टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, ज़ीरो और पॉजिटिव। और जनरली जिस टेम्परेचर पर हम डील करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को, तो हमेशा आप ज़ीरो से ऊपर वैल्यू की ही बात कर रहे होगे, तो दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हो। क्वेश्चन है डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें डेल्टा एस समझना पड़ेगा। डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस बच्चों चेंज इन एंट्रोपी को बताता है। क्वेश्चन है एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी बच्चों क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम कितना ज़्यादा रैंडम है, जितना ज़्यादा रैंडम होगा उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, और जितना कम रैंडम है उतनी कम एंट्रोपी होगी। अब ध्यान से सुनना, सपोज़ करो कोई पार्टिकल है जो फ्री था पहले। सपोज़ करो कोई पार्टिकल था, ये एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है। ठीक है, जो पार्टिकल आ रहा है, जब ये फ्री था तो इसके पास मूवमेंट की बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी।
लेकिन जब बच्चों ये सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसके मूवमेंट की फ्रीडम कम हो गई होगी, तो रैंडमनेस बढ़ गई या कम हुई? रैंडमनेस ऑब्वियसली कम हो गई। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू मेरी क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। अब ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक नेगेटिव नंबर आएगा, और पहले से यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो ये दैट मीन्स ये पूरा का पूरा चीज़ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, मेरे को बना के रखना है क्या? ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, अगर मैं चाहता हूँ मेरा सिस्टम रिएक्शन फिजिबल हो तो। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? एक वैल्यू मेरी पहले से नेगेटिव है, आई नो डेल्टा एच की वैल्यू, एंड नेगेटिव को इंक्लूड करने के साथ जब डेल्टा टी एस की वैल्यू करता हूँ तो डेल्टा टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आती है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। तो एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को प्लस करके अगर मेरे को नेगेटिव रखना है तो या तो नेगेटिव वाला काफ़ी बड़ा होना चाहिए या पॉजिटिव वाला छोटा होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे एक फैक्टर है जो आपने देखा कि ये वेरी कर सकता है बड़ी आसानी से, टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर को मैं सफिशिएंटली लो रखूं, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू से सफिशिएंटली लो रखूंगा तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम रहेगी। हाँ या ना? पॉजिटिव वैल्यू कम रहेगी। पॉजिटिव वैल्यू अगर मेरी कम रहेगी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मेरे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये मेरा डेल्टा एच पहले से नेगेटिव है। टी डेल्टा एस की अगर टी की वैल्यू कम रखूँगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव तो आना ही आना है, क्योंकि माइनस डेल्टा एस और माइनस ये है तो ये प्लस हो गया। अब टी की वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा तो मेरा ओवरऑल वैल्यू कम या ज़्यादा होगा। कम रखूँगा तो कम पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसके चांसेस बढ़ जाएंगे ओवरऑल नेगेटिव होने के और सिस्टम की वैल्यू डेल्टा जी के -1 होने के, एंड अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि कोई एड्जॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। अब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी किस तरीके से होती है एड्जॉर्प्शन पे, इसको तो बच्चों हमें लास्ट में पढ़ना है। अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो इस साल के सिलेबस में खाली हटा दिया गया है, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उस टॉपिक को कवर करूंगा। आपकी मर्जी है, अगर आप इस साल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो तो उसको आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमेशा आप उसको देख सकते हो और कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हम करेंगे जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। लेकिन इस पॉइंट इन टाइम पे आपको इतना ज़रूर समझ आ गया होगा कि एक तो अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स की वजह से एड्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा एक चीज़ कि एड्जॉर्प्शन में किस तरीके से डेल्टा एच डेल्टा जी डेल्टा एस की वैल्यू रिस्पॉन्सिबल होती है उस रिएक्शन को फिजिबल बनाने और ना बनाने में, और किस तरीके से आप बोल सकते हो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर क्यों डिपेंडेंट है, टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंसी है, आप उसको ये चीज़ बता के लिख के बता सकते हो कि देखो क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली इस फैक्टर पे आकर रुक गया कि इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होनी है कि पॉजिटिव होनी है, और उसी चीज़ से मैं बताऊँगा कि ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू के बेसिस पे कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो आज के टॉपिक का बच्चों, आज के वीडियो का बेसिक एम यही था कि आपको ये बताया जाए कि मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, किस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ जो होती है डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू ये डिटरमाइन करने में आपकी हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कि आपका रिएक्शन ओवरऑल एड्जॉर्प्शन का जो उसकी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, बिकॉज उसी वैल्यू के बेसिस पे आप ये बताते हो कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना कि मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। एक डिटेल्ड में भी एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर में कि हेट्रोजीनियस थ्योरी क्या होती है, हेट्रोजीनियस केस में एड्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट हमेशा याद रखना एड्जॉर्प्शन किसी भी तरीके का हो, दिस इज़ कॉमन थिंग कि किस तरीके से एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है और कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंडेंट होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन देखेंगे, उसका डिफरेंसेस क्या होते हैं और आगे सारी चीज़ें जितनी भी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।